नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे और आप लोग देख रहे हैं लॉजिक इन लोग, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और इसमें हम लोग की बातों को करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। तो आज हम प्रसिद्ध लोक साधक डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी के साथ फिर से बैठे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। एक टॉपिक है जातिवाद, जो कि इस समय भारत में बहुत बढ़ रहा है और हमारे रीजनल क्षेत्र में भी बहुत बढ़ रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो हम सर से पूछेंगे और सर उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल सर मेरा ये है कि आजकल जातियों को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही है। खासकर ब्राह्मणों के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं कि हमारे भोजपुरी लोग मतलब बहुत पड़े हुए हैं कि ब्राह्मण सबको ऐसे दबाते हैं, या जो भी या और भी जातियों के पीछे जो मोस्टली जनरल कास्ट के अंदर आती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये चीज़ कि भोजपुरी लोग में भी क्या सचमुच में जातियाँ इस प्रकार थी जिस प्रकार से उनको दिखाया जा रहा है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं, क्या सचमुच में ब्राह्मणवाद इतना मजबूत है या था पहले भी? ये मेरा पहला प्रश्न है। देखो, ये जो भी बात हो रही है जी, ये लोक की नहीं है। हाँ, ये एक षड्यंत्र है सत्ता पावर पाने के लिए। हाँ, मैंने जो बात देख रहे हो, क्योंकि अगर हमारे भोजपुरी लोक में देखोगे हाँ, हाँ, तो जातियों को हम लोग पहले पूछते थे, जाति नहीं पूछी जाती थी जी, पूछे जाते थे कि आप कौन आश्रय हैं, अर्थात आप किस पर आश्रित हैं, आप किस पर आश्रय हैं। जी, तो जो आदमी काम करता था बता देता था, तो कि हम पढ़ाई हैं, लोहार हैं, पंडित हैं, जिस काम को लोग करते थे वो बता देते थे। तो जातियों और वर्ण जो लोग कहते हैं, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है हमारे भोजपुरी में। जी, जैसे कौन वर्ण है सीता सुंदर, कौन वर्ण भगवान। हाँ, तो गोर वर्ण है सीता सुंदर, सांवर वर्ण भगवान। जी, तो रंग होता था वर्ण जो है। लेकिन जातीय का मतलब आश्रय, आप किस पर आश्रित थे। तो ये जो जाति हम लोग बहस कर रहे हैं, ये जाति उसमें नहीं थी। अब है कि इतना डिस्क्रिपेंसी, चाहे इतने मतभेद थे कि नहीं, तो लोक में नहीं थे, लोक का विषय ही नहीं है। हाँ, लोक में तो एक मित्र का भाव होता है और परिवार के रिश्ते होते हैं। हाँ, उसमें तो पशु पक्षी, जिसको भी हमारे लोकगीत में आया है, मोरा पिछुआरा चमरवा भैया डेगे चली आओ मेरा, मोरा पिछुआरा चाहे बनावा में कुहकत कोई दिया कि तू मोर बहिनिया हो मेरा। तो रिश्ता वहाँ तो परिवार का होता है। ये डिफरेंस हमारे लोक में कहीं नहीं था। अब होता है कि ब्राह्मणवाद था कि नहीं, जो तुम्हारा उसी में क्वेश्चन है। तो ये ब्राह्मणवाद तो बना बनाया केस अंग्रेजों का है। अंग्रेजों के दिमाग में था कि जिसको पतन कराना हो, चाहे जिसको पूरे संसार में दुश्मन खड़ा करना हो, उसको हायरार्की में थोड़ा ऊपर कर दो समाज की। ध्यान देना, उसने क्या किया कि चूंकि ब्राह्मण लड़ते थे, ब्राह्मण पेट के लिए शहर में कमाने जाते थे, सुख से नहीं जाते थे। जो आदमी देहात में रहता था वो शौक से नहीं जाता था। हमारे यहाँ तो लोग का नियम था कि नीचन चाकर उत्तम खेती, मध्यम बांध, नीचन चाकर भीख निदान। जो नौकरी करता था वो शूद्र था, उसको नीच कहा गया। शूद्र तो शब्द लोक में होते नहीं जी। तो उनको कहा गया कि नीचन चाकर भीख निदान। उसे तो किया कि भीख हम मांग लें, नीच के चाकर, नीच मैं बनकर चाकर नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो नौकरी वाले लोग में शूद्र थे। तो ब्राह्मणों को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, जैसे सती प्रथा तुम्हारे यहाँ हुआ, अंग्रेजों की नैरेटिव था, तुम्हारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी। जौहर व्रत थे, वहाँ कर्मण होता था, उत्साह में कहो चाहे विवस्था में कहो, नारियां अपने पति के साथ कूद जाती थी अपने सतीत्व को बचाने के लिए। लेकिन सती प्रथा रहती तो कौशल्या कहाँ सती हुई, कई कहाँ सती हुई, सुमित्रा कहाँ, कुंती कहाँ सती हुई। महाभारत में भी तो कितने कोई नहीं, विधवाएं हैं। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। तो अंग्रेजों ने जैसे सती प्रथा का नैरेटिव लगाकर बंगाल को पगलवाया था। वो महाराष्ट्र में नहीं था सती प्रथा, बिहार में नहीं था सती प्रथा,
वो खाली बंगाल में तो लगा दिया क्योंकि वहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने नैरेटिव बनाया था। जी। उसी तरह अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध में नैरेटिव बनाया। हाँ। अगर ब्राह्मण बाद रहता, क्योंकि देखो भोजपुरी में कोई बाद नहीं था, अगर ब्राह्मण बाद रहता तो काशी राज का पूजा यादव कैसे करते? जी। अगर ब्राह्मण बाद रहता तो राह के पूजा पासवान कैसे करते? अगर ब्राह्मण बाद रहता तो सहनु साधु की पूजा चमार कैसे करते? ये सब अपने अपने पूजा करते थे। सारी इकाइयां स्वतंत्र थी, सबके अपने अपने कर्म कांड थे। अगर ब्राह्मण कहता कि हम वैदिक मंत्र जानते थे तो साबर मंत्र वो लोग जानते थे। हाँ। काशीदास के पूजा में, राह के पूजा में कोई मंत्र नहीं है। वो जो हीण करके वो नकल करते हैं, वो बॉम्बर मचाते हैं, उसके पूजा का कोई अंत। तो एक्शन प्रधान पूजा है, आदमी अपना एक्शन करता है, ड्रामा की तरह रोल खेलता है, करता है, वही उसमें होता है। तो ब्राह्मण बाद तुम्हारे यहाँ नहीं था, सबकी अपनी अपनी इकाई थी, अपने अपने मंत्र और अपने अपने कर्म कांड थे। जी। और सब लोग स्वतंत्र थे। हमारे लोक में यही स्वरूप घूम करके आता है। क्योंकि तुम कहते हो कि ब्राह्मण ने सत्वारे, ब्राह्मण 2% कर्म कांड करते थे। जी। अब जैसे हम लोग के खानदान के लोग पूजा पाठ नहीं कराते, दान दक्षिणा नहीं लेते, जी। बवनगावा ओझा नहीं लेगा, कई ब्राह्मण छूते तक नहीं है। साकलदीप को तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कानकुब्ज में सरजू पाली में तो सब लोग कर्म कांड कराते हैं। जी जी जी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक जनरल बना दिया। अब हमारे नेता उसी षड्यंत्र को मजा ले रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उसको मैं करके क्योंकि हमको वोट मिल जाएगा हमारी जातियों का। और ये बात भूल जाते हैं कि ब्राह्मण जब समर्थन करता है वो सत्ता में आते हैं लोग, और जिससे जो लड़ता है वो सत्ता में कभी नहीं आता। अभी शायद भूल जा रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आ रही है? क्योंकि ब्राह्मण के विरोध में गई है, इसलिए वो जाएगी नहीं। तो जो जातियां टेढ़े सोझे आदिवासी चाहे और जो ज्यादा है, लेकिन बाद नहीं था। सबके तिलक चढ़ करके शादी नहीं होती, सबका कोई काम होता नहीं था। ब्राह्मण में भी पहले 7 प्रकार की शादी थी। तो लकड़वा हुआ, 3 फेरवा हुआ, लटरवा हुआ। ये सब शादियों में तो कर्मकांड होता नहीं था। जी। कर्मकांड तो सिर्फ जो शादी हम लोग कहते हैं लोग भी चढ़कर होता था, उसमें होता था कर्मकांड। है तो ये हवा बनाया गया है, सीडो ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मण बात तुम्हारे यहाँ था नहीं। जी। सर, इसी से रिलेटेड जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि ये जो चर्चा का विषय आज बना है जातिवाद, इस विषय पे एक बड़े संत हुए थे पिछले कुछ बीते समय में, संत रविदास। उन्होंने बोला था कि सर जातियों के अंदर जातियां हैं। हाँ 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 हाँ। और तो मेरा पूछने का ये मतलब है कि उनका ये जो सेंटेंस था कि जातियों के अंदर जातियां हैं, ये उन्होंने किसके लिए बोला? क्या ये ब्राह्मण के लिए बोला, क्षत्रिय के लिए बोला, भूमिहार के लिए बोला, यादव के लिए बोला, या फिर जो जातियां हैं जैसे कि जिनको अब हरिजन बोलते हैं, उनके लिए बोला? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, होता क्या है कि हमको लगता है जैसे विद्वान तो वही ब्राह्मण को दोषी सहा कर सबको गाली देते हैं कि इन्होंने जातिवाद फैलाया। वो रविदास इसके लिए बोल रहे थे। जी जी। रविदास की कास्ट में भी कई जातियां हैं। हाँ। जैसे उनमें जो है, जैसे तुम्हारे में झूसिया है, मगहिया है, कनौजिया है, जसवार, दोहर, झोझा, नोना, उनमें भी है। उसमें भी वो लोग करते क्या है कि एक हायरार्की, यदि मैं लोक में हायरार्की नहीं मानता, लोक में प्रेसिडेंस होता है जी, मौका मौका पर सब इम्पोर्टेंस होता है। तो उन लोगों ने मान लिया, उसमें उन लोगों ने क्या किया है जी कि एक को सीनियर मान दिया है, अब एक को सबसे नीचे मान दिया है। हाँ। अब उसी तरह पासवान को ले लो, तो पासवान जो जितने पासवान हैं जा करके पूछ लो तुम भी, मगहिया, कनौजिया, चाहे भिड़ार, ये जब बेलवार, ये सब पासवानों की पूरी होती है। कुछ बंध है, तो उसमें जो ढाड़ पासवान हैं, सारे पासवान उसके छुआ पारी नहीं पीते जी। इतना तो मैं देखा कि जातिवाद समण में नहीं है जितना इनमें है। अब जैसे यादवों को ले लो कि ग्वाल है, डढ़ोर है, कृष्णौत है, मझरोट है, गोरैया है, गड़िया है। अब उसमें से
पहले ग्वाल कृष्णौत के यहाँ पानी नहीं पीते थे, ग्वाल जो थे गढ़ोर के यहाँ पानी नहीं पीते थे। हमारे यहाँ मैं देखा हूँ कि कनौजिया कृष्णौत के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। ये इसका मतलब क्या है? वो जातिवाद उनमें ज्यादा थे। तो रविदास हमको लगता है इन जातियों के ऊपर संकेत किए थे। अब हम ही लोगों में है, सकलदीपी है, कनौजिया है, बैरागी है, इस तरह का है। राजपूतों में भी ले लो कि उज्जैन है, प्रवतिया है, चोटैया है, टेटैया है, ये सब है। उसमें लोहतमिया है। तो अब तुम जाकर के उनके जातीय के स्ट्रक्चर देखो तो एक दूसरे से वो वर्गीकरण करके अलग रहते हैं। इसका मतलब ये खुद इनके चौधान बांटे हैं जी। ब्राह्मण को तो पता नहीं होगा कि इतनी कुरी होगी जी। ये जो अंग बना है ब्राह्मण को पता नहीं है। ये तो हम देखते हैं कि हम लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं अध्ययन कर रहा हूँ इसलिए जान रहा हूँ कि ये वर्गीकरण है। जैसे मैं हमारे ही एक चपरासी थे, हमारे यहाँ एक काम करते थे भगवान राम, तुम्हारे पीजी कॉलेज में जी। बाईकास्ट मल्लाह थे। मैंने उनसे वो इंटरव्यू लिया तो कहे कि तेतरिया मल्लाह के हम लोग छुआ पानी नहीं पीते हैं। इसमें अब कट्टरता किसमें ज्यादा है? जी जी। कट्टरता ज्यादा है, यही कट्टरता दिखाई देती है। तुम जो हो ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हैं, तो किसी ब्राह्मण के यहाँ जाए तो पानी तो हम लोग परहेज नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग पानी का भी परहेज कर जाते हैं, छाया का भी परहेज करते हैं। तो कट्टरता किसमें है? वहां ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो इतना जानता भी नहीं कि मैं कितने बंटवारा हूं जी। तो ये ब्राह्मण बात की व्याख्या कहाँ है? तो ये जो है रविदास की चिंता उसको थी, क्योंकि रविदास तो कम से कम देखो हमारे कवियों कोई क्रांतिकारी नहीं हुए ना हमारे यहाँ कवि, क्योंकि राज सत्ता के विरोध में हमारे यहाँ कोई कवि की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बल्कि लोक साहित्य तुम्हारा बोला है। लोक साहित्य में जैसे बेदी गीत में मैं देखा हूं कि बेदी की लड़ाई मिर्जा से हुई है, अकबर से हुई है, लालचंद से हुई है जी। ईटी गढ़ा लालचंद कोठा वारे उठाए, देवी आबाला होना, सिरपुर भैली सवार देवी लगा आबाला होना। तो इस तरह के गीत आए हैं। तो बल्कि हमारा लोक शासन से लड़ रहा था, और हमारे जो बुद्धिजीवी थे उस समय के जी। रचनात्मक थे, ये शासन समाज से लड़ रहे थे। मामला यही था। तो इसलिए हमको लगता है कि रविदास जी का ध्यान उसी के। सर एक और जो इसी क्रम में अगला प्रश्न है वो ये है कि जो लोग जातिवाद का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे अभी बहुत जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं वो भी बहुत जातिगत जनगणना के बारे में बात कर रही हैं। तो मुझे उनसे संबंधित एक ये प्रश्न पूछना है सर कि वो जब भी जातिवाद का बात करती हैं तो मनुवाद का बहुत सहारा लेती हैं, और लोग जो उनसे प्रभावित हैं वो लोग भी मनुवाद का बहुत सहारा लेते हैं। तो क्या ये समाज मनु के सिद्धांत से चलता है? नहीं, मनु के जाकर के अभी भी कर लो, अब तो विकसित समाज हुआ है। हाँ। 90% आदमी मनु को नहीं जानते। देहात में जाकर के पूछो जी। ये सभी बवंडर जो मचा है शहर में मचा है। हाँ। जहाँ कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जी। मैं तक था, मैं मनुस्मृति को नहीं देखा था, जबकि मैं खोज करके पढ़ता था, मैंने नहीं देखा था। और जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर वेद था, हमारे गांव में 200 घर ब्राह्मण है और पूरा गांव में निपढ़ था जी। तो वो क्या वेद भूल गए थे क्या लोग? ये अंग्रेजों का षड्यंत्र बनाया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कैथी लिपि में चलती थी, और मैंने नहीं तो नहीं अधिकतर कैथी लिपि तो मैं हरिजन के घर से निकाली हूँ, रविदास के पोथी निकाला हूँ। तो वो कैथी लिपि में लोग लिखते पढ़ते थे। अंग्रेजों ने उसको खत्म करके कहना किया कि ब्राह्मण खाली संस्कृत पढ़ते थे, तुमको पढ़ने। अरे अंग्रेज के जमाना में जी तो ब्राह्मण की बात चलती मुस्लिम के जमाना ब्राह्मण की बात चलती। मैं मान जाऊँ, लोग के कहने से मान जाऊँ। ये लोग क्या कहते हैं? मतलब एक अंग्रेज की पुलिस की टोपी, अब जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ही लिखते हैं, उनको स्कूल में, अरे उस सूबेदार के बेटा थे ना जी, उनके पिता पुलिस में थे, और अंग्रेज के पुलिस के सामने कौन मास्टर रोक सकता था भाई? इसकी औकात थी। तो क्या क्या बखेड़ा होता है, सब एक षड्यंत्र के तहत चलता है। और लोग कहते हैं ब्राह्मणों के विरोध में तो शुरू से लड़ाई हुई है जी।
अंग्रेज आए वो लड़े, मुस्लिम आए वो लड़े, जब जब हुआ ब्राह्मणों के विरोध में लड़ा गया। यही समाज ने कहा एक तरफ कि भिखमंगा है, दरिद्र है, एक झापड़ मार देंगे मर जाएगा। अब फिर यही पूरे समाज को कंट्रोल कर रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अभी है गुंगई पर कौन चीफ जस्टिस को जूता है, तो पहले तो ये सब हवा दे रहे थे सब कि यहाँ मनुवाद ब्राह्मणवाद आ गया। तब तक पता लगा कि जो मारने वाला ब्राह्मण है ही नहीं। तब ये मामला फंसा गया, अरे बदई तो उल्टा आ गया मामला। प्रचार तो करना ये लोग शुरू किए थे, लेकिन अब मामला फंस गया। तो जो बोलने, देखो कि ये बोलने वाला कैसा है। और एक फैक्ट, साइकोलॉजी तुम पढ़े होगे थोड़ा बहुत, जरूर जानो कि जिसमें जैसा दोष रहता है वो दोष दूसरे में देखता है। जी जी। चोर पूरी दुनिया को चोर देखता है, घटिया चोर देखता है। तो अगर कोई कहता है कि ब्राह्मणों में ज्यादा जातिवाद था, एक ग्रुप तो मैंने, तो इसका मतलब कि वो खुद जातिवादी है, अपने को एनालिसिस नहीं कर रहा है, अपना दोष दूसरे को थोप रहा है। तो इसी से रिलेटेड सर, मतलब अगले क्रम में एक और प्रश्न ये है कि आजकल ब्राह्मणों के विरुद्ध में सर बहुत ही आवाजें उठ रही हैं। ये जो पार्टियां भी हैं और जो जातिवादी किस्म के लोग भी हैं, वो ब्राह्मणों के विरुद्ध बहुत बातें उठाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या वास्तव में इतने दोषी थे ब्राह्मण? पहला तो ये कि जितना ये लोग बता रहे हैं, क्या वास्तव में ब्राह्मण उतने दोषी थे? दूसरी चीज कि ये जो समाज में जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या उसको ब्राह्मणों ने बनाई थी? है ये दूसरा प्रश्न हो गया। और फिर अगर ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई तो क्या लोग जो है वो इसको मानता था या वो इसमें कुछ अंतर मानता है? नहीं, देखो ये सीधी सीधी बात है कि तुम्हारे यहाँ जातियां जो थी काम से बन जाती थी जी, और काम करते करते एक संस्कार विकसित हो जाता था। लेकिन सभी जातियों के एक एक चौधरी होते थे जी। और तुम अगर ज्यादा भी तुमको लोक की पकड़ होगी तो चौधरी, एक चौधरी जो तो था अपने एक पूरी की पंचायत करता था, उसमें दूसरा कोई नहीं अलाउ होता था। तो ये तो प्रश्न है कि उसमें दूसरा कोई जाता है। जैसे मान लो कि अगर ब्राह्मण की पंचायत हो रही है तो दूसरी जात उसमें नहीं आएगी, अगर भूमिहार की पंचायत हो रही है तो दूसरी जात उसमें नहीं आएगी जी। तो फिर एक दूसरे के हस्तक्षेप कहाँ से हो गया? हाँ, जो चौधरी होते थे वो चाहते थे कि व्यवस्था बनी रहे जी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसके ऊपर थी। अच्छा। एक पंचायत के लिए उनका पैसा मिलता था, ठीक है। तो उनकी अपनी रोजी रोटी के लिए चाहते थे कि समाज बटा रहे जी। और यही लोग जाकर के विदेशियों से साठगांठ करते थे, जो विदेशियों ने हवा दिया इस मामला को। हाँ। ये मत समझो कि एक थे, उसमें सारी जातियां थी, क्योंकि कोई परंपरा बनती है तो उसमें कलेक्टिव कॉन्शसनेस की जरूरत है जी। एक व्यक्ति कोई परंपरा नहीं बना सकता जी जी जो जी, कहता है, तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात की जाती है। हाँ, तो जब कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात की तो उसमें इसका मतलब उसमें सबका रोल रहता था। जी। वो लोग चाहते थे कि व्यवस्था बनी रहे। अरे भाई, दरोगा कब चाहेगा कि हल्का शांत रहे? हाँ तो दरोगा पोस्टे नहीं बनेगा। हाँ हाँ, कब बनेगा? मास्टर कब चाकू लड़के में तेज हो जाए, नकल ना हो तो फिर उड़ाका दल खत्म हो जाएगा। तो सब ये तो उसमें लालच लगा, जो उड़ाका दल मास्टर बेचारा इतना कोशिश करके बनता है उड़ाका दल में कमाई करने के लिए, जी। तो वो चाहेगा कब की नकल ना हो तो क्या पकड़ करके भाई 400 रुपये दिखाएगा। हाँ, तो ये चाहते हैं कि जो समाज के सुधारक होते हैं चाहते हैं कि समस्या बनी रहे ताकि मैं बार बार सुधारते रहूं। तो ये मैंने तुमसे नहीं कहा कि बने बनाए थे। ब्राह्मण कमजोर था क्योंकि गाली कमजोर को दी जाती है, मजबूत को गाली नहीं दी जाती जी। ये तुमको बता रहे हैं। अगर ब्राह्मणों को बार बार अटैक किया जाता है इसका मतलब कि वो कमजोर था, हायरार्की में ऊंचा कर दिया गया है कि और लोग मारे। तो बकरा को बलि देने के लिए पहले टिकाई होती है, पूजाई होती है जी। अगर बराह की भी बलि होती है ना तो पहले पूजा किया जाता है। जी जी। तो वो एक षड्यंत्र है।
एक कंस्पायरेसी है, उसको कहाँ की बल, यही समाज करता है कि इसकी क्या औकात है, एक झपड़ मारेंगे ब्राह्मण मर जाएगा, दरिद्र है, भिकमंगा है, गोबर का पैसा लेता है, यही समाज कहता है जी। मैं नहीं कहता हूं। और इनके इतिहास जाकर पढ़ो गैर जातियों का, तो अपना सब संबंध राजा से जोड़ लेते जी। कि पासी का राज था, राजभर का राज था, यादवों का राज था। यादव का राज भी था, रामचंद्र यादव की बहुत बड़ी सेना थी, महाराष्ट्र से लेकर के पटना तक उनकी राज्य था। क्योंकि अभी बिहार का जो सर्वे प्रशांत किशोर ने कराया, तो उसमें आया कि सबसे ज्यादा पहले जमींदार जो थे भूमियार थे जी, दूसरे नंबर पर कुर्मी आते हैं जी, तीसरे नंबर पर राजपूत, चौथे को यादव, अच्छा, और पांचवें को पासवान आते हैं हाँ जमींदारी में। जी। ये लोग कहाँ सोए हैं, सर्वे कहाँ कराए इस देश का? तो ब्राह्मण तो इसमें आए बराबर है ही नहीं, कायस्थ आते हैं। उदाहरण के लिए ले लो, हमारे बाबा जब हमारी जमींदारी का केस चल रहा था, हम लोग को निष्कासित किया गया था, भागे थे, तो पासवान क्या नौकरी की, उनका सारा के रिकॉर्ड मेरे पर पड़ा हुआ है जी। और राजा थे बंगाल के, वहाँ के रानी क्या कहते हैं जो गंगा सागर के, हम लोग गंगा मुड़ी कहते थे अपने यहाँ, वो राजा थे हमारे बाबा, उनके यहाँ फूड सर्विस किए हैं। तो मैं कैसे मान जाऊं कि ये लोग नहीं थे? और जाकर फिर मैं चिराग पासवान का जाकर के देखो, अभी 80 बीघे का झगड़ा चल रहा है जी। किस ब्राह्मण के पास था। अभी मैं आज वीडियो देखा कि दूधनाथ उपाध्याय हैं, गुफा में रह रहे हैं जमीन खोल करके, उनके पास घरवे नहीं। तो बिना सर्वे के सब काम हो रहा है जी। ऐसे ही कौन एक स्कॉलर को तुम बताओ जो बकते हैं बैठ करके, इनको देहात में कभी सर्वे करते काम करते देखे हो? नहीं। तो 60% आदमी, तो अभी भी मैं कहता हूँ 60% आदमी देहात में रहते हैं जी। अब तुम यहाँ बक रहे हो बैठ करके शहर में, जा करके फील्ड वर्क तो करो, तो दुनिया दूसरी है जी। चिराग पासवान के जमीन वाले बात, अभी 80 एकड़ चल रहा है, झंझट चल रहा मुझे है। उस बात से याद आया सर कि पप्पू यादव जो है 900 बीघा जमीन है, 9000 हाँ 9000 बीघा जमीन है पप्पू यादव का, वहीं का औरंगाबाद में दो ही का बंटवारा था, अनुग्रह नारायण सिंह का, भोला यादव का। जितने बड़ा धन भोला, उनसे ज्यादा भोला यादव का था अनुग्रह नारायण से जी। क्योंकि जो बंटवारा भी जमीन हुआ भूदान के लेने के बाद, तो 3 ही जातियां में बटी ना, कोयरी में बटी, कुर्मी यादव बटी, दूसरे को तो मिलवा नहीं की जातियां को, जमीन मिली ही नहीं जी, जी, जी। तो इस तरह के जब नया सर्वे होगा, इसलिए जातीय जनगणना की लोग बात करते हैं, तो जातीय संपत्ति की बात कर लें, स्थिति क्लियर हो जाएगी जी। उसमें अब सारे नेता जो हैं वो कहते हैं ना, मोदी जी कहे ना कि हम कहाँ से ले आएंगे स्विट्जरलैंड से पैसा वैसा, उतना मत करें। यहाँ IAS अधिकारियों और मंत्रियों के पैसा खाली जमा करा दे, पूरे लोग को रोजगार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। क्योंकि एक अगर IAS और मंत्री पकड़ाता है तो मशीन फेल हो जाता है रुपया गिनने में जी। मामला तो खुले यहाँ है। तो जो ये बक रहे हैं खुद चोर हैं, खुद उस कैरेक्टर के हैं। जितने नेता करेंगे फलाने ने चुराया, इसका मतलब पहले से चुरा करके बैठा हुआ, उसमें तो इसी क्रम में सर जो मेरा अंतिम प्रश्न है वो ये है कि आजकल जातियों को लेकर सर जो विवाद है उसका क्या आशय है, और इस विषय के वजह से हमारा जो देश है भारत, वो किस ओर जा रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा आपसे, और यही इस चर्चा का अंतिम प्रश्न भी है। तो मेन इनका उद्देश्य है एनी हाउ पावर और वेल्थ को पावर जी। लड़ाई पावर की है जी, लड़ाई दूसरे की नहीं है। और उसमें लोग जानते हैं कि नेता अब तुम्हारा तो नेताओं का स्थिति चाहे अधिकारियों की स्थिति की रचनात्मक काम नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि इनके पास ब्रेन नहीं है। हाँ। तुम एजुकेशन को ही देख लो, जब होता है एजुकेशन पॉलिसी बदल क्या गया भैया, नेट, फिर होता नहीं अब PhD, नेट, ये 10 बार बदला जी। इसका मतलब कि जो हमारे UGC के जो मीटिंग में क्वालिफिकेशन तय करते हैं, ये दिमाग से दिवालियां है। हाँ। इनके पास कोई दूसरा विजन नहीं है। दूसरा मैं 10 देख रहा हूँ 86 से नेट PhD, नेट PhD, नेट PhD। आज जिस दिन से PhD का स्तर सुधार रहे हैं, उस दिन से स्तर डाउन हो रहा है जी।
अब एक नया नियम बन गया कि नेट के 2 पेपर कहां से, पहले था कि अगर हम लोग थीसिस से पेपर छपवा देते थे तो ऑब्जेक्शन हो जाता था विदाउट परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी। अब है कि उसी से छपवाइए, माने आप डकैती कीजिए, चोरी मत कीजिए। जैसे डकैत चिट्ठी कराते हैं, फोन करके आते थे ना, जैसे जहां मैं था वहां डकैतों का राज भी था, डकैती बिहार में होती थी, तो डकैत चिट्ठी भेज देते थे कि हम इतने बजे इतने समय आपके दरवाजे पर आएंगे, आप तैयार जी हैं। जी, ये तो उस समय डकैती होती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो करीब करीब वही हाल ये पीएचडी का है कि अब उसी चैप्टर से आप, पूर्वांचल में तो क्लर्क जजमेंट करते हैं पीएचडी का, जाओ तो थीसिसवा उठाकर लाइन को लाइन मिलाने लगते हैं। तो इसमें अर्थात लड़के को खोजने की शक्ति मत दो, खत्म कर लो। उसी तरह तुम्हारे जो जातिवाद का एक आशय बना है कि उसमें नेताओं को काम करने की क्षमता नहीं, विचार है नहीं, तो जब आदमी वैचारिक रूप से बौना हो जाता है तो कुर्सी के पर चढ़ने के लिए वो कुर्सियों को तोड़ता है, छोटा करता है। तो हमारे नेता और साहित्यकार, चाहे जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिधर्मी मैं नहीं कहूँगा, वैचारिक रूप से बौना हो गए हैं, इसलिए जिस समाज में रहते हैं उसी से लड़ते हैं। तुम शिक्षकों को ले लो, कई ग्रुप है, विद्वानों को ले लो, कई ग्रुप है, कवियों को ले लो, कई ग्रुप हैं, आपस में लड़ते हैं। और यहाँ का नेचर है, और वैसे ही वो बीमारी दूसरे में देखते हैं। तो ये मेन इनका कारण है कि जातिवाद ये लेते हैं पावर और करने के लिए। जैसे भाजपा जानती है कि ब्राह्मणों को गाली देंगे तो ब्राह्मण डर से हमको वोट देंगे। अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मणों को मैं गाली दूंगा तो अहिर का वोट फिक्स हो जाएगा, मुसलमानों का वोट फिक्स हो गया, बैकवर्ड का फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कभी भूल कर भी मायावती अखिलेश के साथ नहीं आएंगी। ये जो वंशावली जातियों के स्ट्रक्चर लोग नहीं समझते। कुछ ऐसी जातियां हैं जो एक साथ सरकार बना ही नहीं सकती, शायद इन लोगों को पता नहीं है। बिहार में यही कारण है कि मायावती जी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि हम पासवान थे। पासवान और इनके बिरादर में कभी पटरी नहीं खाई। जनजाति लड़ाई है, जैसे ठाकुर और भूमिहार की लड़ाई है, तो उसी तरह कुछ जातियों में जन्मजाति लड़ाई। और चूंकि ये ब्राह्मण होता है कि किसी का, क्योंकि ब्राह्मणों का नेता कोई अभी तो है नहीं, तो अब ब्राह्मण का वोट फ्लॉटिंग वोट कहते हैं। तो ई वोट कहाँ फ्लॉट होकर के जाएगा, उसको रोकने के लिए तैयार करना पड़ता है। जो आजकल मैं देखता कि जिस ब्राह्मण को प्रकाश गाली देते थे आजकल बड़ी तैयारी करें, वो चाहते हैं कि वोटवा हमको मिल जाए। तो ये वो जानते हैं कि जो मैं खुद नेता जानते हैं कि जो मैं हम लोग बोलते हैं वो गलती बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन समाज को बरगलाते हैं। क्योंकि राजनीति में वही सफल होता है कि जनता को धोखा, जिस तरह धर्म में वही होता है जो सबसे बड़ा जनता को धोखा दे। जनता को जितने धोखा दे दो तभी तुम सन्यासी बनोगे, संत बनोगे, आज तभी तुम नेता बनोगे। इसलिए दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। पढ़े लिखे आदमी को चाहिए कि असहमति का साहस रखो, लेकिन सहमति का विवेक रखो। अपने लॉजिक को तुम बनाए रखो। लॉजिक तुम बनाए रखो। अब जैसे एक मैं देखा, एक बार मैं बोल रहा था नेट पे, कहा कि आप लोग बैठे बैठे खाते थे। अरे जीवन भर हमारे घर खेती हुई है, बैठे बैठे कहाँ खाते थे? हर दिवार तुम्हारे घर जितना नहीं तो हमारे घर चलते रहते थे, क्योंकि हम लोग किसान थे भाई। कर्मकांड इतना नहीं था। एक गांव में मान लो कि 10 शादी हो गई, उसमें 10 पंडित जी आ गए, कितने साल भर में तुम दे दोगे? 2000 रुपया देने में तो तुम चिल्लाने लगोगे, जबकि इन लोगों के कर्मकांड महंगे हैं। एक राह के पूजा करने में मैंने दिलीप पासवान का इंटरव्यू लिया था, कहा कि कम से कम 25,000 रुपया लगेगा। एक राह की काशीदास के पूजा करने में मैंने इंटरव्यू लिया था, वो कहा कि 12-15 हजार लग जाएगा, खर्च लगेगा। अब पंडित जी रात भर चिल्लाएंगे तो 2,000 रुपया में झगड़ा हो जाएगा लगन देने में। तो ये अपना दोष दूसरे पर, वो भी कर्म कांड है। इससे ज्यादा उसमें जादू टोना ज्यादा है। आग मंगाता है, पानी मंगाता है, आग पर चलता है। हम लोग जानते नहीं वो कैसे चल रहा है, कैसे दूध को खौलाता है, दूध में तो क्या डालता है हम लोग बढ़िया से जानते हैं। तो
वो है, लेकिन उनको नहीं बोल रहे थे जो मजबूत हैं। अगर उनके विरोध में बोलेंगे तो लाठी से मार करके इन लोगों को गिरा देंगे। ब्राह्मणों में है कि लाठी नहीं मारेंगे चाहे जो कुछ हो जाए, तो कमजोर है गाली दो। कहा जाता है ना कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी, एक कमजोरी का लक्षण है, मजबूती का लक्षण नहीं है, और एक षड्यंत्र के तरह तुम्हारे यहाँ जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ये जातिवाद पे हमने जो चर्चा किया, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम अब इस चर्चा को बंद करते हैं। धन्यवाद।